जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम का यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज के टॉपिक में देखने वाले छत्तीसगढ़ डीएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2025। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मई को आपका डीएड और बीएड का एग्जाम होने वाला है। डीएड और बीएड इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में, तो आप सभी के पास डीएड और बीएड होना अनिवार्य है। तो जैसा कि आज के टॉपिक में देखने वाले पार्ट 3 आपका शिक्षण अभिरुचि, जिसमें से सीडीपी आपका 30 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही 30 नंबर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में देखने वाले मॉक टेस्ट टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखने वाले 50 क्वेश्चन का। आपको 22 मई का एग्जाम है तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते देर ना करते हुए। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है एग्जाम का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए, वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपका पीडीएफ है और जो 12 से 15 साल का पीडीएफ है वो सभी आज मैं सेंड करने वाला हूँ ताकि आप सभी को यहाँ पर मिल जाए। ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप इस तरीके से देखेंगे। इससे पहले एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज के वीडियो को आप देखिए और आपको पता लगेगा किस लेवल का क्वेश्चन है, सरल से लेकर हार्ड तक जाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल में सोता रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक शिक्षक, देखिए जब भी आप सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको टीचर और स्टूडेंट बनना है, क्वेश्चन के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो देखिए अगर स्कूल में अगर कोई बच्चा सोता रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए, माता पिता से बात करनी चाहिए, कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। तो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, माता पिता से बात करनी चाहिए कि आखिर में बच्चे को क्या समस्या है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं व्याख्या में माता पिता से बात करनी चाहिए। ठीक है, माता पिता से यहाँ पर बात करनी चाहिए। लगातार सोना किसी बीमारी या पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। शिक्षक को माता पिता से संपर्क कर कारण जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुपोषण से ग्रस्त बच्चों में कौन सा लक्षण आमतौर पर दिखाई देता है? मतलब अगर किसी बच्चे को कुपोषण हो गया तो उसके शरीर में क्या लक्षण दिखाई देता है? अधिक ऊर्जा आता है क्या? ये गलत हो जाएगा। लंबाई तेज़ी से बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। शरीर में कमजोरी, ये लगभग सही हो जाएगा। तेज़ दौड़ना, तो यही आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यही आंसर आपका सही होगा। शरीर में क्या हो जाता है? कमजोरी हो जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर इतना आसान है। देखिए भाई, धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाएंगे। अभी अब जस्ट 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कठिन आपको देखने को मिलेगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, फिर आखिरी में बताइएगा आपका टोटल 50 मतलब 50 क्वेश्चन में आपका कितना यहाँ पर सही हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप पूरा डिटेल बताएंगे। साथ में कमेंट करते जाएंगे कि आंसर क्या हो जाए। तो शरीर में कमजोरी कुपोषण की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6 से 11 वर्ष के बच्चों में कौन सी संज्ञानात्मक विशेषता विकसित होती है? अब बताइए, 6 से 11 वर्ष, आप डीएड बीएड का एग्जाम दिला रहे खास डीएड में, तो 6 वर्ष से 11 वर्ष का यहाँ पर आपका सीडीपी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों में कौन सी संज्ञानात्मक विशेषता विकसित होती है? तो जैसे कि मैं बता दूं, संज्ञानात्मक के जनक या सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, और यही संज्ञानात्मक कौन से अनुसार में है? अमूर्त चिंतन है, मूर्त संक्रियात्मक सोच है, पूर्व संक्रियात्मक सोच है, तर्कहीन सोच है। देखिए इल्मेट आपको करना आना चाहिए। अमूर्त तो नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक सोच नहीं होगा, तर्कहीन सोच नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक सोच। मतलब आपका जो 6 से लेके 11 वर्ष के बच्चे हैं वो सिर्फ जो देख रहे उसी के बारे में सोचेंगे, कल्पना यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक सोच। इस आयु में बच्चा, देखिए यहाँ पर प्याजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है जहाँ वह तर्क के साथ मूर्त विषयों को सोचता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये कई बार, जितना भी आज का क्वेश्चन है सभी कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए, इस उम्र में बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता कैसी होती है? मतलब आपका 6 से लेकर 11 वर्ष में बच्चों की भाषा कैसी होती है? सीमित होती है, तेज़ी से बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है? अब बताइए, कमेंट करेंगे तो मैं बता दूं आप सभी को आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तेज़ी से बढ़ती है। मतलब 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों में जो भाषाई क्षमता है, सीखने का, लर्निंग का, अधिगम का, ये सभी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं तेज़ी से बढ़ती है। इस उम्र में शब्दावली, व्याकरण, संप्रेषण तेज़ी से विकसित होती है। फिर उसके बाद देखिए
इस उम्र के बच्चे आमतौर पर किस प्रकार की खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, अकेले खेलना, रचनात्मक खेल, नियमबद्ध समूह खेल, केवल मानसिक खेल। अब मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, उनको दो ही चीज़ में कन्फ्यूजन होगा, या तो रचनात्मक होगा या तो नियमबद्ध समूह खेल होगा। तो जैसा कि बता दूं, इसका आंसर जो मैं एक बात बता दूं, 6 से जितने भी 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको क्या समूह में खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो यही आपका सी आंसर आपको देखने को मिलेगा, नियमबद्ध समूह खेल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन में नियमबद्ध समूह खेल आ जाएगा। व्याख्या, वे सामाजिक संपर्क से सीखते हैं और नियमों के साथ खेलने में आनंद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 से 11 वर्ष के बच्चों की सामाजिक विशेषता क्या होती है। सामाजिक विशेषता मतलब सोशल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है, तो केवल परिवार से जुड़ाव, समाज से अलगाव, समूह में सहयोग करना, अकेलेपन। तो एक बात बता दूं, अगर 6 से 11 वर्ष में अगर है तो अधिकतर जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा यही समूह में सहयोग करना आंसर आपको देखने को मिलेगा। और आज के वीडियो में आप सभी को बता दूं, टीम वर्क, दोस्ती, सहयोग, इस तरीके से आंसर जितने भी आज के जो मैं क्वेश्चन रखा हूँ आपका वो डीएड और बीएड और ये टेट, ठीक, छत्तीसगढ़ टेट या जितना भी टेट होता है, साथ में सी टेट, सभी क्वेश्चन को लेकर लाया हूँ, क्योंकि सभी में लगभग एक ही जैसा सिलेबस रहता है और एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा डीप और नॉर्मल क्वेश्चन का रहता है। पियाजे के अनुसार 6 से 11 वर्ष के बच्चे इस मानसिक प्रक्रिया में पारंगत होते हैं। तो काल्पनिक सोच, संग्रहित जानकारी और संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, आत्म केंद्रित सोच। तो आप कमेंट करके बताएंगे जितने भी जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे कि सर ये बहुत आसान है, क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2015, 16, 17 कई बार वो आया गया है, लेकिन अब आपको लग रहा है वो आसान है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जिनसे बन रहा है वो कमेंट करेंगे, नहीं बन रहा है तो भी कमेंट करेंगे, कोशिश कीजिए। और बाकी नहीं कर रहे हैं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो इसका आंसर आ जाएगा संरक्षण, कंजर्वेशन, यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से वे यह समझते हैं कि मात्रा में परिवर्तन होने पर वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, कौन सा कारक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। ऐसा कौन सा कारक है जो 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है? तो बताइए, तुलना करने से होता है। देखिए, तो ऐसे कीवर्ड हैं जो निगेटिव पॉइंट में आता है आपका, चाहे वो टेट हो, टेट हो, चाहे वो आपका डीएड बीएड हो। ये तुलना करना तो गलती हो जाएगा, आलोचना करना ये भी गलत हो जाए, सजा देना ये तो पूरा निगेटिव थॉट ही। आंसर आपका प्रोत्साहन देना आ जाएगा यहाँ पर, मतलब आपको पॉजिटिव थॉट में लेके जाना है, आंसर ऑटोमेटिक बनते जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोत्साहन से बच्चा अपने प्रयासों को दोहराता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस उम्र में बच्चों को कौन सी रणनीति से अनुशासन सिखाना चाहिए। मतलब अगर आप टीचर हैं स्कूल में तो बच्चों को अनुशासन सिखाना है तो किस तरीके से आप रणनीति अपनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कठोर नियम बनाना, धमकी देना, संवाद और सहयोग, डराना। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो आपको देखने को मिलेगा, सहयोग, संवाद और सहयोग आंसर आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं संवाद और सहयोग। संवाद बच्चों को अपनी गलती समझने और सुधारने का मौका देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। रचनात्मकता होता है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या मार्गदर्शक हैं तो आप ऐसा क्या करेंगे, उन्हें केवल किताबों में बांधेंगे, उनकी कल्पना को उड़ान देना है, समय सीमा से दबाना है, हर गलती पर टोकना है। तो आप बताएंगे पॉजिटिव थॉट यहाँ पर लगाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा, उनकी कल्पना को उड़ान देंगे, मतलब उनको स्वतंत्रता रखेंगे, जो करना चाहते करो लेकिन पॉजिटिव थॉट में करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं, स्वतंत्रता और खुले विचार से नए विचार बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इस आयु वर्ग के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, मतलब जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है, उनको कौन सी ऐसा शिक्षण विधि है जिसके माध्यम से सबसे बेस्ट है और अच्छे से समझाया जा सकता है। व्याख्यान विधि है क्या। देखिए, जो आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में अभी एडमिशन ले चुके हैं या कॉलेज कर चुके हैं, तो व्याख्यान मतलब लेक्चरर,
ठीक है, आप सभी को पता है कि बोलते हैं कि वो मैडम बहुत लेक्चर देती है, वो सर बहुत लेक्चर देते हैं। यही है व्याख्यान विधि, कॉलेज में यही व्याख्यान विधि से ही होता है। रटंत विधि ये तो हमारे जीवन में पहले से ही है, पूरा जब से अंग्रेज आए तब से यहाँ रटन विधि ही चल रहा है। लगभग आपका 8वीं 9वीं से रटन विधि स्टार्ट हो जाता है, ये सबसे निगेटिव पॉइंट है। उसके बाद देख सकते हैं खोज आधारित, ये खोज आधारित सबसे पॉजिटिव है। मौन अवलोकन तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर जैसे कि मैंने बताया यही आंसर आपका खोज आधारित आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं जब उन्हें चीज़ें स्वयं खोजने का अवसर मिले। और एक बात बता दूं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन डीएड बीएड में आएगा, लेकिन इसी पैटर्न में इसी आधार पर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक आप अच्छे से अच्छा ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी है एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस उम्र में बच्चे किस प्रकार के व्यवहार से सीखते हैं, मतलब 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार के व्यवहार से सीखते हैं। दंड आधारित तो ये गलत ही हो जाएगा। फिर आ जाता है अनुकरण आधारित, ये लगभग सही है। केवल मौखिक निर्देश गलत। गुप्त संकेत आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बी, अनुकरण आधारित यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बड़ों के व्यवहार, बच्चे बड़े के व्यवहार की नकल करके तेजी से सीखते हैं। अनुकरण मतलब क्या होता है, एक प्रकार से नकल करना, लेकिन नकल में अच्छा नकल करना, कोई गलत नकल वाला बात नहीं है, इसे बोलते हैं अनुकरण विधि। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस उम्र के बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करनी चाहिए, मतलब 6 से 11 वर्ष के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, केवल किताब पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को मौन रखना चाहिए, उदाहरणों द्वारा पढ़ाना, सिर्फ गृह कार्य देना। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कमेंट करेंगे कि सर ये सरल क्वेश्चन है, नहीं आएगा। भाई ये यही क्वेश्चन आता है इसी तरीके से, क्योंकि डीएड बीएड में यही है 6 से 11 वर्ष में। तो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा उदाहरणों द्वारा पढ़ाना। आप एक टीचर हैं, स्कूल में आपको पढ़ाना है, तो जब आप खुद अपने ऊपर अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको उदाहरण और बहुत सारे प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, सीखने में मज़ा आता है। तो यही आपका आंसर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण और चित्र बच्चों के सीखने को आसान और रोचक बनाता है। फिर उसके बाद देखिए विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने सिर से पैरों तक विकसित होता है। आप कमेंट करके बताएंगे जो भी स्टूडेंट टेट और सी टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा बाकी जो स्टूडेंट हैं बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व कर पाना। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको अब देखने को मिलेगा, हार्ड से सरल, सरल से हार्ड यहाँ पर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको पता है उसके लिए सरल, जिसको नहीं पता वो हार्ड हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सा विकास है जो सिर से पैरों तक विकसित होता है, समीप दूर सिद्धांत मतलब आ जाता है प्रोक्सिमोडियल, फिर अनुकरण सिद्धांत, सिफोलोमोडल। अब देखिए मैं इसमें 2 चीज़ बता देता हूँ, आंसर आपका या तो समीप दूर स्थिर या तो सिफोलोकॉल्ट सिद्धांत रहेगा। ठीक है, तो सिफोलोकॉल्ट सिद्धांत में देखिए प्रोक्सिमोडियल में क्या आता है, शरीर के मध्य, ये शरीर के मध्य से स्टार्ट होता है, लेकिन सिफोलोमोडल क्या रहता है, सिर से पैर तक से स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ये सिफोलोमोडल सिद्धांत यहाँ पर आंसर रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से शुरू होकर पैरों तक होते हैं। जैसे बच्चे पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर हाथ पैर चलाना सीखता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। फिर देखिए बालक का सर्वांगीण विकास किसका परिणाम है, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास होता है तो कौन से ऐसे परिणाम है या ऐसे कौन से कारण है जिसके वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ भी केवल आए उसे तो आप गलत ही कर दिए, ये पूरा 100% ही गलत होता है। केवल वातावरण ये भी गलत हो जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों, मतलब अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, जेनेटिक और मतलब जेनेटिक या हेरिडिटी आप जो भी बोल सकते हो। वातावरण आपका इन्वायरमेंट, यहाँ पर दोनों के बिना यहाँ पर किसी भी बालक या किसी भी मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और नैतिक विकास आपको देखने को मिलेगा कोहलबर्ग का। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विकास मापा जा सकता है। आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा विकास मापा जा सकता है। तो देखिए नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है
मात्रा या मापा जा सकता है तो इसमें शारीरिक विकास ही आएगा। ठीक है, मतलब शारीरिक वृद्धि आएगा। लेकिन विकास की बात करें डेवलपमेंट का, तो ये क्या विकास तो आप माप नहीं सकते, लेकिन शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है। बढ़ना, कूदना, खेलना वाला, ये सभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई, वजन जो मापी जा सकती है। लंबाई मतलब जान रहे यहाँ पर आपका 6 फीट है, मापा जा सकता है। वजन आपका 60 किलो है, मापा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। फिर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका टेट हो गया, सी टेट हो गया, ये आपका डीएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम हो गया। यही क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा और आप सभी को पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया किस प्रकार की सीखने की अक्षमता है? अगर आप तारे ज़मीन पर वाला तारे ज़मीन पर आमिर खान का एक मूवी अगर आप उसको देखे होंगे तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा और आपको पता हो जाएगा कि आंसर इसका क्या आएगा। तो जैसा कि आप सभी कमेंट करेंगे होशियार टॉपर्स लोग कि आंसर इसका क्या आएगा, तो देख सकते हैं लिखने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। तो जो डिसलेक्सिया होती है ये पढ़ने में कठिनाई होती है, यही कारण है पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे लोग। यहाँ पर देख सकते हैं डिसलेक्सिया में व्यक्ति को अक्षरों और शब्दों को पहचानने और पढ़ने में समस्या होती है। जो तारे ज़मीन वाला मूवी है जिसमें एक लड़का रहता है जो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, ऐसे करके देखता है तो भी नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो ब्लर हो जाता है उनकी आंखों में, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। फिर आ जाता है डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चे को किसमें समस्या होती है? डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को किसमें समस्या होती है? तो देखिए चलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में। देखिए पढ़ने में क्या था आपका डिसलेक्सिया था यहाँ पर, तो ये जो आ जाता है डिसग्राफिया, ये लिखने में आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर जो है लिखने में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखने में डिसग्राफिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बच्चे को लिखने में, अक्षरों को सही रूप बनाने में और शब्दों को व्यवस्थित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए ADHD में बच्चों को मुख्यतः किस प्रकार का सामना करना पड़ता है? केवल पढ़ने की समस्या, ध्यान केंद्रित करने और अधिक सक्रिय रहने की समस्या, यही पर आपका आंसर देखने को मिलेगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएड, बीएड, टेट और सी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ADHD में बच्चे ध्यान केंद्रित करने में असक्षम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डिसलेक्सिया वाले बच्चे को किस तरह की सहायता दी जानी चाहिए? तेज़ी से पढ़ाने वाली तकनीक, विशेष शिक्षण और धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन, केवल समूह में पढ़ाना, कोई सहायता जरूरी नहीं। तो आंसर आपको देखने को मिलेगा विशेष शिक्षण और धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन, यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिसलेक्सिया के बच्चे को विशेष तकनीकों से पढ़ाई कराई जा सकती है और धैर्यपूर्वक रह के उनको सिखाया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, डिसग्राफिया का कारण मुख्यतः क्या होता है? शारीरिक दुर्बलता, मस्तिष्क के मोटर कौशल से संबंधित हिस्सों में समस्या, कम पढ़ाई, सुनने की समस्या। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी, मस्तिष्क के मोटर मतलब मेंटली मोटर स्किल। ठीक है, इसके क्या है संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या में देख सकते हैं डिसग्राफिया मस्तिष्क के हिस्से प्रभावित करते हैं जो लेखन से संबंधित जो मोटर कौशल को नियंत्रित करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चे इस उम्र में किस प्रकार की नैतिक समझ विकसित करते हैं। तो देखिए जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार के नैतिक समझ विकसित करते हैं। तो देख सकते हैं पूर्ण नैतिकता, आत्म केंद्रित नैतिकता, नियम आधारित नैतिकता और नैतिकता का अभाव। तो आंसर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम आधारित नैतिकता, वे सही गलत को नियमों के आधार पर समझने लगते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर केंद्रित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है या संज्ञानात्मक विकास के पापा कौन है। फादर ऑफ आपका आ जाता है, आपका संज्ञानात्मक मतलब आ जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या होता है? तो आप देख सकते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, कैसे बच्चे समाज में रहते हैं। तो आंसर यहाँ पर लगाएंगे आप सभी, इसका आंसर आ जाएगा कि कैसे बच्चे सीखते हैं। सीखने पर जोर दिया है आपके जीन पियाजे जी ने। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे कैसे, एक मिनट गलत हो गया, कैसे बच्चे सोचते हैं। आंसर यहाँ पर सोचते हैं आ जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोचने की प्रक्रिया
विभिन्न चरणों में विकसित होती है, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। फिर उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सी वृद्धि ग्रोथ की विशेषता नहीं है, तो यह मात्रात्मक होती है, विशेषता नहीं है। नहीं और हाँ में थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, तो यह मात्रात्मक होती है, हाँ ये होती है, लेकिन इसके अनुसार गलत है। यह मापी जा सकती है, हाँ मापी जा सकती है। यह जीवन भर चलती है, यह सीमित तक, मतलब यह सीमित समय तक होती है, तो हाँ भाई सीमित समय तक होती है। इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यह जीवन भर चलती है। देखिए जो वृद्धि में होती है यह जीवन भर नहीं चलती है, यह मात्रात्मक होती है, मापी जा सकती है, यह सीमित तक होती है। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा, यह जीवन भर चलती है, यह जीवन भर नहीं चलती। विकास है जो जीवन भर आपको देखने को मिलेगा। वृद्धि सीमित समय तक होती है, जैसे युवावस्था, ठीक है, जबकि विकास जीवन भर चलता है। फिर उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए विकास को प्रभावित नहीं करता है तो पोषण करता है, अनुवांशिकता करता है, शिक्षक ये करता नहीं करता है बोले तो जलवायु परिवर्तन, इसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन विकास पर मुख्यतः अनुवांशिकता, पोषण, पर्यावरण, शिक्षा आदि का प्रभाव होता है, जलवायु परिवर्तन का सीधा असर नहीं होता है। तो अब तक बता दो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए। आप जाके प्ले लिस्ट बनाएं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो कम से कम 10 से 12 वर्ष के आपके जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं विथ सॉल्व के साथ आपको देखने को मिलेगा। आप उसे पढ़िए, अच्छे से MCQ लगाइए और क्वेश्चन लगा के अच्छे से आप एग्ज़ाम दिलाइए। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि समीप दूर स्थित मतलब प्रॉक्सिमोडियल प्रिंसिपल किससे दर्शाता है। जैसे कि मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया कि सेफेलो मॉडल है, जो सेफेलो मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सेफेलो मॉडल था सिर से पैर की ओर विकास करता है और जो शरीर के केंद्र से दूर अंगों तक विकास करता है, तो यही आ जाता है आपका प्रॉक्सिमोडियल। ये दोनों गलत हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर के केंद्र से दूर अंगों का विकास समीप दूर स्थित सिद्धांत कहलाता है। बच्चे पहले शरीर के मध्य भाग जैसे कंधे नियंत्रित करते हैं, फिर दूर के भागों को, हाथ पैर को, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे एक सक्रिय निर्माता होते हैं। यह विचार किस सिद्धांत में है? व्यवहारवाद में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, संज्ञानात्मक में, नैतिक विकास में। तो आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन आप लगा लीजिए कि बच्चे एक सक्रिय निर्माता होते हैं, यह विचार किस सिद्धांत में बताया गया है। तो आपको आंसर देखने को मिलेगा। आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। मतलब पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, मतलब बुद्धि का विकास करते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चे खुद सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ज्ञान का खुद ही निर्माण करते संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। फिर आ जाता है कौन सा कारक बालक के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मतलब ऐसा कौन सा कारक है जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। कम से कम आपका 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर आपको गलत आंसर जवाब देंगे, मुझे पता है। तो पोषण आएगा, खेल आएगा, भाषा आएगा, शैक्षिक वातावरण आएगा। क्या इसमें आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मानसिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आंसर आपको देखने को मिलेगा शैक्षिक वातावरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको देखने मिलेगा शैक्षिक वातावरण, बच्चों को यदि सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहयोगी शैक्षिक वातावरण मिले तो उनका मानसिक विकास तेजी से बढ़ता है। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत कब होती है। तो बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से 6 वर्ष के बाद, मतलब 6 माह के बाद, जन्म से ही 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर भी बता रहा हूँ 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर भी गलत करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत आपका जन्म से ही होती है। जैसा कि आप यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा, जन्म से ही बच्चे जन्म से ही ध्वनि पहचानने लगते हैं और 6 माह तक कुछ ध्वनियाँ दोहराते हैं, इसलिए भाषा विकास की शुरुआत जन्म से मानी जाती है। फिर आ जाता है उसके बाद देख सकते हैं JPD। ये पहले ही मैं जो वीडियो बनाया था उसमें JPD के बारे में समझाया था कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो पियाजे है, स्किनर है, वाइगोस्की है, थर्नाइड है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा वाइगोस्की आंसर। JPD वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा किसी सक्षम व्यक्ति की मदद से काम सीखता है और वाइगोस्की ने इसे बताया है।
अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे फिर कमेंट करेंगे सर ये तो टेट और सी टेट का क्वेश्चन है। नहीं जी, कोई इससे मतलब नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है ये आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो नॉर्मल या हार्ड जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो देख सकते हैं किस उम्र में बच्चा अनुकरण करना शुरू करता है। अनुकरण मतलब देख कर सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मतलब अनुकरण मतलब एहसास करके सीख जाना। तो कौन से वर्ष में स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिला 6 माह। 6 माह की उम्र में ही बच्चे, अगर आप कोई खा रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं तो उसको देखकर वो सीखने लग जाता है। तो लगभग 6 माह की उम्र में शिशु आसपास की गतिविधियों को देखकर दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। अनुकरण, प्रयास और त्रुटि, कंडीशनिंग, अनुवांशिकता। तो इसमें आ जाएगा अनुवांशिकता का, इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अनुवांशिकता, अनुकरण, प्रयास और त्रुटि, कंडीशनिंग, ये सभी क्या है लर्निंग के प्रकार हैं। अनुवांशिकता अधिगम नहीं है, यह जन्मजात विशेषता है। फिर देखेंगे यहाँ पर अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन और अधिगम लर्निंग का संबंध है, कोई संबंध नहीं है। अनुदेशन अधिगम का विरोधी है। अनुदेशन से अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम से अनुदेशन प्रभावित होता है। तो बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या है। अनुदेशन से अधिगम प्रभावित होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विकास के किस चरण में बच्चे में तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती है। मतलब विकास का ऐसा कौन सा चरण है जिसमें बच्चे क्या है तर्क शक्ति मतलब तर्क करना और सोचने में क्षमता विकसित होती है। तो संवेदी चरण, औपचारिक परिचालन चरण, पूर्व परिचालन और संवेदनशील चरण। अब यहाँ पर देखना जितने भी जो टॉपर्स अपने आप को होशियार बताते हैं, क्वेश्चन सरल है सर, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये सभी यहाँ पर अब दिमाग लगाएंगे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या चीज़ है। ये संवेदी क्या है, औपचारिक क्या है, पूर्व परिचालन क्या है, संवेदन। देखिए CDP का आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो इसका जो हिंदी है इतना शुद्ध है और मनोवैज्ञानिक भाषा में रहता है, समझ ही नहीं आता ये बोल क्या चीज़ रहा है, समझ रहे हो। इस तरीके से देखिए आंसर आपका औपचारिक परिचालन चरण। यहाँ पर देखिए प्याजे के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण में बच्चे अमूर्त और तार्किक सोच विकसित करते हैं। यह चरण लगभग 11 वर्ष उम्र के बाद शुरू होता है। मतलब 11 से जो 18 वर्ष की आयु मतलब जो किशोरावस्था होता है, इसमें क्या है बच्चे अमूर्त मतलब क्या होता है, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं किशोरावस्था, वो अमूर्त सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो फिल्मों में चल रहे हैं या कहीं भी उसको देखे तो उसका दिमाग कल्पना करने लग जाता है कि काश मैं भी हीरो होता, काश लड़कियों के साथ मैं भी घूमता, मेरे पास भी कार होता, बाइक होता या इधर उधर जो भी, तो वो सब कल्पना आ जाता है, अमूर्त थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बाल्यावस्था का कौन सा विकासात्मक चरण शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को समेटता है। मतलब बाल्य अवस्था का कौन सा विकासात्मक चरण है जो शारीरिक और मानसिक दोनों को समेटता है। तो नवजात अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक अवस्था, किशोरा अवस्था। तो बाल्यावस्था यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा, आपका आ जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। व्याख्या में देखिए जन्म से मतलब 0 से लेके 6 वर्ष तक होता है, जिसमें बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित करते हैं। यही आ जाएगा। देखिए एक बार और समझा दूँ, देखिए शारीरिक मतलब आ जाता है आपका फिजिकल, मानसिक मतलब आ जाता है कॉग्निटिव और सामाजिक मतलब आ जाता है सोशल। ये सभी क्या है डोमेन है विकास के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कौन सा हार्मोन लड़कों में शारीरिक विकास के लिए मुख्य है। अब बताइए कौन सा हार्मोन है जो लड़कों में पाया जाता है और विकास के लिए मुख्य कारण है। तो देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। तो देखिए आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि लड़कों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो जैसा कि आंसर आप बता दूँ, टेस्टोस्टेरोन है जो आपके शारीरिक, बुद्धि और जो यौन से संबंधित अंग है उसको क्या है वृद्धि करने में सहायक होता है। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर पुरुषों में शारीरिक विकास, मांसपेशियों का निर्माण और यौन अंगों के विकास करने में जिम्मेदार होता है। और एक बात और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं लड़की की बात करूँ तो लड़की में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यही सब विकास करने में सहायक होता है, तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसी में देखिए, इसी में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन, इसी में से एक ऐसा है जो लड़कियों में भी सहायक होता है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसको तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, विकास की कौन सी प्रक्रिया में बच्चे का व्यवहार, सोच
और भावनाएं समय के साथ स्थायी रूप से बदलती है। तो विकास की कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे का व्यवहार और सोच, भावना, व्यवहार मतलब आ जाता है बिहेवियर, थिंकिंग और इमोशन स्थायी रूप से बदलती है। तो आपका वृद्धि, अधिगम, परिवेश और मतलब परवरिश और विकास। तो देख सकते हैं इसमें परवरिश ही लगभग यहाँ पर आपको आंसर देखने को हाँ, एक मिनट, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर विकास आ जाएगा, डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास केवल बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे की मानसिक मतलब मेंटल, सोशल और भावनात्मक, इमोशनल स्थायी परिवर्तन शामिल है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं एक बच्चे के विकास में पर्यावरण का क्या महत्व है। तो कोई प्रभाव नहीं होता क्या, ये गलत है। बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, ये लगभग से केवल आनुवांशिकता, ये भी गलत, विकास को रोकता है। तो आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, पर्यावरण बालक के विकास में अहम भूमिका निभाता है, और जैसे परिवार, शिक्षा और पोषण में भी वृद्धि करता है यहाँ पर। फिर देखेंगे इस उम्र के बच्चों में आत्म अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है। मतलब जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं इसमें आत्म अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है। तो आपको आप सभी को देखने को मिलेगा कड़ी सजा से नहीं, भय से नहीं, उपेक्षा से नहीं, प्रेरणा और समर्थन से यहाँ पर उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो आप सभी कमेंट करते जाएंगे और साथ में आपका 50 क्वेश्चन में कितना नंबर आप बना जरूर कमेंट करेंगे। साथ में जितने भी जो टॉपर्स हैं, चाहे लड़के हैं लड़की, सभी कमेंट करेंगे आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इस उम्र के बच्चे किस कौशल को तेजी से सीखते हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन, लेखन और पढ़ना, नीति निर्धारण, शोध कार्य, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है पहले ही आ चुका है। तो आप आंसर लगाएंगे कौन सा कौशल है, तो लेखन और पढ़ना, ये दोनों के माध्यम से क्या है तेजी से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में ये कौशल उनकी शिक्षा का मुख्य आधार होता है, क्योंकि पढ़ना और लिखना, क्योंकि जब भी आप प्राथमिक स्कूलों में जाएंगे तो खाली 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 2 3 4 यही सब पढ़ते और उसी को लिखते रहते हैं, यही सब रहेगा इसमें। फिर इस आयु वर्ग में कौन सी प्रेरणा प्रभावी होती है। तो आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, सामाजिक दबाव, धमकी। तो देखिए इस आयु में जो 6 से 11 वर्ष में होता है, देखिए आंतरिक क्या होता है मतलब अंदर से निकलता है, जो बाहरी होता है वो बाहर, जैसे कि आप मोटिवेशनल की बात करें तो बाहरी प्रेरणा का मतलब होता है जैसे संदीप माहेश्वरी का नाम सुने होंगे, विवेक बिंद्रा का नाम सुने होंगे, सोनू शर्मा का नाम सुनेंगे, ये सभी बाहरी प्रेरणा, बाहरी मोटिवेशन। जो आंतरिक प्रेरणा वो अपने खुद की है, मुझे अगर आर्मी में जाना है तो मेरी वो आंतरिक प्रेरणा, पुलिस में जाना है तो मेरी आंतरिक प्रेरणा है, ये सभी आ जाएगा और यही आपका क्या आ जाएगा आंतरिक प्रेरणा, आपका आंसर देखने को मिलेगा। यदि कार्य में आनंद हो तो बच्चा खुद उसे करना चाहता है, यही होता है आंतरिक मोटिवेशन के पहचान। फिर उसके बाद देखेंगे किस प्रकार की बुद्धि, ठीक है, इस उम्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। तो अमूर्त, व्यवहारिक, मूर्त, बौद्धिक। तो देख सकते हैं इस प्रकार की बुद्धि किस उम्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूर्त। मूर्त मतलब होता है वास्तविक। बच्चे मूर्त वस्तुओं और अनुभवों के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं, मतलब उस समय वो कल्पना नहीं कर सकते। 6 से 11 वर्ष के बच्चे अधिकतर क्या आते हैं, कोई वस्तु देखे तो उसी के बारे में ही सोचेंगे ये क्या है, कैसे बना, ठीक है, और वही से अनुभव करके उससे सीखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होता है पूरी तरीके से एंड हो जाता है। और आपका इसमें हमने देखा 50 क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीएड हो, चाहे बीएड हो, टेट हो, चाहे सीटेट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जल्द ही टेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी डीएड और बीएड फॉर्म सबमिट करेंगे, उसका भी हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो टॉपर्स हैं या पहले से जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट आपका कितना 50 में कितना नंबर आपका यहाँ पर बना, आप सभी कमेंट करेंगे। और साथ में जल्द ही इसका अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, अब 100 क्वेश्चन का अब क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से सभी प्रकार के विषय आपको देखने को मिलेगा। साथ में उसे भी अच्छे से आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें, ओल्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें। यही समय आप पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ MCQ सॉल्व करने का। आज बस इतना ही।